गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। तो आज अपना इसमें अपन नया टॉपिक इसमें शुरू कर रहे हैं। अपना इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आय का, वो अपना पूरा हो चुका था। उसके बाद में आज अपन इसमें नया अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। कि मांग क्या होती है, कैसे किसी वस्तु की मांग पैदा होती है, किस साधनों से उस मांग को पूरा किया जाता है, कौन कौन से उसके जो साधन है, उन साधनों के आधार पर क्या किया जाता है, उस मांग को पूरा किया जाता है। कौन कौन से उसके फैक्टर होते हैं, उन फैक्टरों के आधार पर उसकी जो मांग है उस मांग का निर्धारण किया जाता है। आज अपन इसमें उन सारे बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखें अपन मांग का सामान्य अर्थ की मांग होती क्या है। तो सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं, जब हम मांग की बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक विचार आता है कि किसी भी वस्तु को खरीदना या क्रय करना या क्रय करने की सोचना ही क्या कहलाता है, मांग कहा जाता है। कि अपन किसी वस्तु को क्रय करना चाहते हैं, उसको क्रय करने के बारे में सोचना ही उस वस्तु की मांग कही जाती है। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में मांग शब्द को एक अलग रूप में परिभाषित किया गया है कि वास्तव में मांग क्या होती है। कि जैसे मान लो मैं हूं और किसी एक जो प्रोडक्ट है उसको क्रय करना चाहता हूं, कि मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूं, तो वो मेरी क्या है, इच्छा है कि हाँ मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूं। अब मान लो जो मैं मोबाइल खरीदा उसकी कीमत कितनी है, 10,000 रुपए। उस जो मोबाइल है उसकी जो कीमत है, वो कीमत कितनी है, 10,000 रुपए। तो उस 10,000 रुपए से मैं क्या करना चाहता हूँ, उस वस्तु का क्रय करना चाहता हूँ। कि उस वस्तु का मैं क्या करना चाहता हूँ, क्रय करने की सोचता हूँ। तो उसकी कीमत कितनी है, 10,000 रुपए। वो मेरी इच्छा है कि हाँ मैं उस वस्तु को क्रय करना चाहता हूँ। अब उसको क्रय करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, साधन होने चाहिए। कि जब तक मेरे पास नमस्ते सर, राम राम। होंगे, मेरी वो इच्छा ये लगा नहीं रखा, ईयरफोन नहीं लगा रखा, ईयरफोन हटा रहा क्योंकि नहीं ईयरफोन की का बंद मांग में परिवर्तित नहीं होगी। क्योंकि खरीदने को देख रहे कोशिश आती है कि हाँ यदि मेरे पास साधन होगा तो मैं ये खरीदूंगा ये खरीदूंगा ये खरीदूंगा सिर्फ। लेकिन वो क्या है, मेरी इच्छाएं होती है, और अपनी इच्छाएं तब तक मांग में परिवर्तित नहीं होती जब तक अपनों को उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या नहीं हो, साधन नहीं हो। उन साधनों को पूरा करना ही क्या कहा जाता है, वस्तु की मांग कहा जाता है। कि मैं क्या करूं, उन वस्तुओं को। राम राम सर। हाँ राम राम बेटा, बोलो। क्या पढ़ा रहे हो सर? हाँ क्या पढ़ा रहे हो, समझ में को नहीं आ रहे हो? इकोनॉमिक्स।
ठीक है। तो जब तक उस वस्तु को अपन क्रय नहीं करेंगे, यानी क्रय करने की नहीं सोचेंगे, यानी उसके ऊपर साधनों को व्यय नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी इच्छा किसमें परिवर्तित नहीं होगी, मांग में परिवर्तित नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं कि मांग से आशय किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और इस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने पास पर्याप्त कैश होने की सुविधा से है। और कैश होने के साथ साथ अपने को क्या करना होगा, उस कैश को, उस वस्तु को क्रय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अब मैं बाजार से कोई वस्तु खरीदूंगा तो ही तो बाजार में उसकी क्या बनेगी, मांग बढ़ेगी। और यदि मांग नहीं बढ़ेगी तो मैं उस वस्तु को नहीं खरीद रहा, अभी तो उसकी मांग नहीं हो रही और मैं उसको खरीद रहा हूं तो उसकी मार्केट में मांग बढ़ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो मांग है उसमें तीन घटक शामिल होते हैं, कि तीन घटकों या तीन तत्वों, फैक्टर को मिला के उस मांग को पूरा किया जाता है या माना जाता है। पहला, वस्तु क्रय करने की इच्छा अपनी होनी चाहिए। दूसरी, अपने पास क्या होनी चाहिए, क्रय शक्ति, यानी क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। और तीसरा, उस धन को खर्च करने की प्रवृत्ति, कि जो पैसे हैं उस पैसे को खर्च करके मैं क्या करूं, वस्तु को खरीदूं। और वस्तु को मैं क्रय करूंगा तो ही मार्केट में उसकी मांग काउंट होगी, वरना मार्केट में उसकी मांग काउंट नहीं होगी। ठीक है। तो ये तो है मांग का सामान्य अर्थ, कि किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए अपने पास इच्छा और पर्याप्त क्रय शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए, तथा उसको खर्च भी अपने को करना होगा, तो ही वो वस्तु की मांग कही जाएगी, अन्यथा वो मांग नहीं होगी। उसके बाद में देखो, मांग इसमें दो प्रकार की बताई गई है। पहला मांग तथा दूसरा मांगी गई मात्रा। पहला तो हो गया मांग और दूसरा मांगी गई मात्रा। कि मांगी गई मात्रा क्या होती है, कि कोई भी एक जो वस्तु है, उस वस्तु की जो कीमत है, यानी जो प्रचलित कीमत है, जिस कीमत पर बाजार में वो वस्तु विक्रय हो रही है, यानी सामान्य रूप से वो वस्तु जिस मूल्य पर बिक रही है, उस मूल्य में उसकी कितनी इकाइयां बिक रही है, उसे क्या कहा जाता है, उसकी मांगी गई मात्रा। कि जैसे मान लो अपन एक प्रोडक्ट मांगे, जैसे मान लो आइसक्रीम है, उसकी कीमत अपन ये माने 10 रुपए उसकी क्या है, कीमत है, और 10 रुपए पर उसकी 10 यूनिट ही मांग हो रही है, कि 10 रुपए पे उसकी 10 यूनिट मात्रा बिक रही है, या खरीदने के लिए उसको लोग तैयार है। तो उसकी मांगी गई मात्रा कितनी होगी, 10 रुपए, 10 यूनिट। अब कीमत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ने के साथ उसकी मांगी गई मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे जैसे वस्तु की कीमत इंक्रीज होती है, उसकी जो मांग की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। कि मांग से आशय एक प्रचलित मूल्य पर उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है और अपने धन का व्यय करता है, वो तो मांग हो गई। और कितनी मात्रा उसकी खरीदी जाती है, किसी निश्चित मूल्य के बिंदु पर उसकी जितनी मात्राएं खरीदी जाती है वो कही जाती है मांगी गई मात्रा। ठीक है। उसके बाद में इसमें एक अगला टॉपिक अपन लेते हैं, मांग अनुसूची। अगला अपन टॉपिक आज का लेते हैं मांग अनुसूची।
अब देखो मांग अनुसूची क्या होती है कि मांग अनुसूची एक ऐसी सारणी, एक ऐसी टेबल या ऐसी तालिका होती है या एक सूची होती है जो अलग अलग कीमतों पर, जो अलग अलग कीमतों पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा के संबंध को व्यक्त करता है कि कीमत कम हुई तो मांग बढ़ी या कम हुई, कीमत बढ़ी तो उससे मांग पर क्या प्रभाव पड़ा, या तो मांग कम होगी या बढ़ेगी। कि कई बार क्या होता है कीमत बढ़ने पर भी क्या होती है मांग बढ़ती है और कीमत कम होने पर भी मांग कम होती है। तो वो स्थितियां अपन आगे आने वाले जो टॉपिक है उसमें देखेंगे इसी चैप्टर के कि कौन कौन सी वो स्थितियां होती है। तो फिलहाल अपने को देखा है कि मांग अनुसूची, कि मांग अनुसूची वो तालिका या वो सूची होती है जो अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु के मूल्य और उसके द्वारा बेची गई जो मात्रा है ना, उस मूल्य को उसकी कितनी मात्रा बिकी, उसका जो संबंध है या तो वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, उस संबंध को व्यक्त करती है कि ये जो कमी हुई ये किसकी वजह से हुई, या जो वृद्धि हुई ये वृद्धि किस वजह से उसमें हुई है, आदि जितनी भी सारी बातें हैं उनका विवरण इसमें मांग अनुसूची के तहत किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि मांग अनुसूची वह तालिका है जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को व्यक्त किया जाता है। सीधा सा कह सकते हैं कि वो तालिका या वो सूची है जिसमें कीमत और उस कीमत पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा के संबंध को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में मांग अनुसूची के प्रकार, की मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है। तो मांग अनुसूची अपने यहाँ दो प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी है बाजार मांग अनुसूची। पहली है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी है बाजार मांग अनुसूची। अब सबसे पहले देखें अपन व्यक्तिगत मांग अनुसूची। कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह होती है जिसमें एक निश्चित समय पर एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की खरीदी गई मात्रा को व्यक्त किया जाता है। एक निश्चित समय पर एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की जितनी मात्रा क्रय की जाती है उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहा गया है या कहा जाता है। कि जिसमें केवल एक व्यक्ति, कि मैं जिस वस्तु का उपयोग कर रहा हूं उसकी मैंने कितनी इकाइयां खरीदी, उनका विवरण इस सूची के माध्यम से बताया जाता है या जिस तालिका के माध्यम से बताया जाता है उसे कहा जाता है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, यानी केवल एक व्यक्ति। अब इसमें अपन टेबल के माध्यम से समझे कि सूची है तो टेबल तो आएगी आएगी। तो इसमें अपने को बनाना है वस्तु की कीमत, कि कितने रुपए उसकी कीमत है और उस कीमत पर उसकी कितनी मात्रा क्रय की गई, यानी उसकी कितनी मांग थी। तो मांगी गई मात्रा उसकी कितनी थी। अब इसमें अपन वस्तु का मूल्य देखते हैं। कि एक अपन ने साधारण सी अपनी अवधारणा अपन ने पढ़ी है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है सामान्य परिस्थितियों में उसकी मांग क्या हो जाती है, कम होती है। कि जैसे जैसे वस्तु की जो प्राइस है वो ग्रो करेगी उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अपन यहाँ इसकी बढ़ते क्रम में रखेंगे। तो सबसे पहले वस्तु का मूल्य रखते हैं 1 रुपए और 1 रुपए के माने उसकी कीमत जो मांग थी वो कितनी है, 4 इकाई। कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता आय नहीं बढ़ रही, यहाँ से क्या बढ़ रही है,
वस्तु की कीमत। तो कीमत बढ़ने पर वो क्या करेगा, उसका उपयोग कम करेगा। जैसे जैसे उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी वो उपयोग क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या मानना है, कि जो आय है वो क्या है, स्थिर फैक्टर यानी स्थिर चर के रूप में काम करती है। क्योंकि आय बढ़ नहीं रही और वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में उस वस्तु का जो मूल्य है उसके बढ़ोतरी के कारण अपने क्या करनी पड़ेगी, उसकी जो मांग की मात्रा है उसको कम करना पड़ेगा। यहाँ पर नाम दे सकते हैं कि ये किसके द्वारा खरीदी गई है, ए व्यक्ति के द्वारा। अब ये तो हो गई व्यक्तिगत मांग कि जिसमें केवल एक ही व्यक्ति के क्रय का विवरण दिया जाता है। दूसरा बाजार मांग अनुसूची, ठीक है। अब इसी में अपन मान सकते हैं कि ए ने इतनी खरीदी, अब अपन इसी में देख लेते हैं व्यक्तिगत रूप से कि बी ने कितनी खरीदी, वो भी व्यक्तिगत हो गई कि ए की व्यक्तिगत। अब अपन यहाँ बी की दे सकते हैं, तो बी की भी अपन शुरू करें कि 1 रुपए में वो कितनी खरीदता था, 5, 2 रुपए पर 4, 3 रुपए पर 3 और 4 रुपए पे उसने वस्तु की 2 इकाई खरीदी। तो दोनों क्या हो गई, व्यक्तिगत हो गई। ये व्यक्ति ए की मान ले, ये व्यक्ति बी की मान ले। इसी तरह अपन सी की मान सकते हैं, बी की मान सकते हैं, लेकिन सारी बताने अपने को अलग अलग है, इनके ग्राफ अपने को अलग अलग शो करने होंगे। उसके बाद में देखते हैं दूसरा नंबर पे है बाजार मांग अनुसूची। बाजार जो मांग है वो अनुसूची क्या होती है। अब देखो किसी भी बाजार में एक ही वस्तु को खरीदने वाले क्या होते हैं, असंख्य क्रेता होते हैं। यहाँ पे 2 क्रेता माने, क्रेता ए और क्रेता बी, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक ही वस्तु अनेकों जगह बिकती है, अनेकों उसके खरीदने वाले होते हैं। तो इसमें बाजार मांग अनुसूची वह होती है जिसमें अलग अलग कीमतों पर उसकी कुल कितनी इकाइयां बिकी। तो ये तो कीमत हो गई। अब इसके अपन 2 माने तो 2 की दोनों ने मिलकर कितनी खरीदी, उस टोटल जो परचेज है उसका जो संबंध है, उस संबंध को किसमें बताया जाएगा, बाजार मांग अनुसूची में बताया जाएगा। तो ये तो यहां से अपन देखें तो ये दोनों क्या हो गई, व्यक्तिगत मांग। और अब इसी में अपन आगे चले तो इसी में अपन क्या रखेंगे, उसकी बाजार मांग। कि यहाँ तक व्यक्तिगत मांग रखेंगे, उसके बाद में उसने यानी उस वस्तु की कितनी टोटल इकाइयां बिकी, उस टोटल इकाई को क्या कहा जाएगा, मांग कहा जाएगा। अब टोटल में हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों का टोटल लगा देंगे। तो टोटल में अपन यहाँ रखेंगे ए प्लस बी, यानी ए ने और बी ने दोनों ने मिलकर उस वस्तु की कितनी इकाइयों का क्रय किया, वो उसकी बाजार मांग होगी। अपन 3 व्यक्तिगत ले तो तीनों का टोटल लग जाएगा, 4 व्यक्तिगत लेंगे तो चारों का टोटल की बाजार में वो कितनी बिक रही है। तो बाजार में दोनों का टोटल बिक रही है, तो 5 और 4 का टोटल कितना होगा, 9, 4 और 7 का टोटल 7, 2 और 3 का टोटल 5, 1 और 2 का टोटल 3। तो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप में उसकी एक इकाई बिक रही थी और बाजार में उसकी टोटल इकाइयां बिक रही है 9, 7, 5 और 3 के रूप में उसकी जो मांग है वो बन रही है। तो बाजार मांग वो होती है जिसमें सामूहिक रूप से किसी वस्तु की जो मांग है उस मांग को व्यक्त किया जाता है। और बाजार मांग अनुसूची में इनको एक साथ ही अपने को शो करना होता है कि दोनों का टोटल लगाएंगे और एक साथ ही अपने को बता देंगे कि बाजार मांग अनुसूची क्या होती है। अब ये तो हो गई अपनी सूची यानी टेबल। और अब इस टेबल की सहायता से अपन क्या बनाएंगे, इनके वक्र।
कि कौन कौन से इनके वक्र बनते हैं। तो वक्र भी इनके अपने 3 सूची दी है, कितनी दी है, 3 टेबल दी है। तो वक्र कितने बनेंगे, 3 वक्र अपने को इनमें शो करने होंगे। अब 3 कौन कौन से होंगे, पहला व्यक्तिगत में ए का, दूसरा व्यक्तिगत में बी का, और तीसरा बाजार का। तो जब अपन ने यहाँ 3 बनाए हैं, 2 व्यक्तिगत के लिए है ए और बी का, और 1 दिया है बाजार मान का। तो अपन इनके यहाँ टोटल 3 ग्राफ बनाएंगे। पहले बना देते हैं व्यक्तिगत मान वक्र। पहले बनाते हैं व्यक्तिगत मान वक्र, इसमें ए का और बी का। तो सबसे पहले एक्स लाइन डालेंगे, दोनों के अपने को एक्स लेने हैं। पहला वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स, दोनों के एक्स लेंगे। वाई को सीरीज पे क्या रखेंगे, उनकी कीमत, यहां भी हम क्या रखेंगे, इनकी कीमत, यहां क्या रखेंगे, इनकी मांग, कितनी इनकी मांग है, किस मांग को ऊपर तय किया गया, इसकी मांग। अब देखो कीमत है, बढ़ते क्रम में है, तो यहां से अपन उसकी कीमतें शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5। इसी क्रम में यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 और 5, इसकी कीमत रखेंगे कि कितनी कितनी इनकी कीमत है। किस तरह से अपने को इनकी जो कीमत है उस कीमत को पूरा करके अपने को इसको टेबल के रूप में दिखाना है। ये अपन इनकी कीमत रखेंगे। अब सबसे पहले इनकी मांग रखते हैं, तो मांग लो 1 2 3 4 और 5। इसी तरह इसको रख लेंगे 1 2 3 4 और 5। अब बिंदु मिलाते जाएंगे, 1 पे कितना है 4, 1 पर 4, 2 पे 3, 3 पे 2 और 4 पर 1। इस तरह से अपने को इसका वक्र बनाना है। और यहाँ से यहाँ तक जो अपनी समानांतर स्पर्श करती हुई रेखा आएगी, उस रेखा को क्या कहा जाता है, डिमांड लाइन कहा जाता है। जिसको अपन किसके माध्यम से शो करते हैं, डी लाइन के माध्यम से शो करते हैं कि इसकी ये डिमांड लाइन बनती है। इसी तरह से इसमें बना लेंगे, एक पे कितनी है 5, 2 पे 4, 3 पर 3, 4 पर 2। इसी तरह इनको स्पर्श करती हुई जो लाइन बनेगी, इस लाइन को भी क्या कहा जाएगा, डिमांड लाइन कहा जाता है। तो इस तरह से अपने को जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है उसका वक्र या उसका जो ग्राफ है उसको बना के कंप्लीट करना है। इस तरीके से अपन एक व्यक्तिगत मांग जो अनुसूची है जिसका अपन ने यहाँ टेबल बनाया हुआ है, उस व्यक्तिगत मांग अनुसूची को अपन पूरा करें। इसके बाद में दूसरा अपने को बनाना है इसमें बाजार मांग अनुसूची का वक्र। तो वो भी अपन यही बना देते हैं कि जो बाजार मांग अनुसूची है उसका वक्र किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले वो करेंगे, इसमें एक्स डालेंगे 0 y और x। अब इनमें संख्या डालेंगे, यानी साइड में अपने को वही रखना है कीमत, और इस साइड में रखनी है वस्तु की मांग। कीमत वही है 0 से 1 2 3 4 और 5। इस साइड में 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10 तक अपन मान लें, डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनका टोटल एक की कितनी है 9, 2 पे कितनी है, यानी बार टोटल पे आएंगे 7, 3 पे कितनी है 5 और 4 पे कितनी है 3। यानी इनका जो टोटल है, मार्केट वाला जो टोटल है, उस टोटल पे अपने को इसको क्या करना है, शो ऑफ करना है ग्राफ में, और वापस इसकी क्या बनाएंगे, डिमांड रेखा खींचेंगे जो इसको स्पर्श करती हुई जाएगी प्रत्येक बिंदु को, और इसको भी क्या कहा जाएगा, डीडी, यानी डिमांड लाइन के नाम से इसको भी अपने को शो ऑफ करना है, करके बताना है किस तरीके से अपन जो डिमांड लाइन है उसको बनाते हैं। तो आज के टॉपिक में अपन इतने ही जो बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज अपन ने देखो सबसे पहले मांग का सामान्य अर्थ की मांग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे उसका निर्धारण किया जाता है, उसका अर्थ, उसके दोनों प्रकार की मांग और मांगी गई जो मात्रा है उन दोनों में क्या फर्क होता है, इस रूप में उनको व्यक्त किया जाता है कि मांग क्या होती है और मांगी गई मांग क्या होती है। उसके बाद में मांग अनुसूची का अध्ययन किया कि मांग अनुसूची क्या होती है। वापस बता देता हूँ कि मांग अनुसूची वह टेबल या तालिका सूची होती है जो एक निश्चित कीमत पर एक वस्तु की खरीदी गई मात्रा के संबंध को व्यक्त करती है। उसके बाद में दो प्रकार की मांग अनुसूची होती है। पहली व्यक्तिगत मांग अनुसूची जो सिंगल होती है, जिसमें केवल एक ही उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत पर वस्तु की खरीदी गई जो मात्रा है उसको इसमें व्यक्त किया जाता है। ए ने कितनी खरीदी, बी ने कितनी की, दोनों इंडिविजुअली है, ए अलग है बी अलग है, तो दोनों की जो इंडिविजुअली होती है वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कही जाती है। और उसका जो टोटल कि वो मार्केट में टोटल कितनी बिकी, उस टोटल को क्या कहा जाता है, बाजार मांग अनुसूची कहा जाता है। कि जितने भी उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उन सब ने मिलकर उस वस्तु की कितनी इकाइयों का अध्ययन, सॉरी, कितनी इकाइयों का उपभोग किया, यानी एक निश्चित कीमत स्तर पर उसकी बाजार में कुल कितनी इकाइयां बिकी हो, जाए कहीं भी को ना देश के, यानी पूरे भारत में या पूरे देश में जिस जगह का अपन अध्ययन कर रहे हो कहीं को उनका अपने को देखना है कि टोटल कितनी बिकी। तो टोटल में टोटल आ जाएगा सबका। उसके बाद में इनके ग्राफ बनाने हैं, इंडिविजुअल के जितने अपन इंडिविजुअल लेंगे उनके अलग अलग ग्राफ बनाने हैं, और मार्केट में मार्केट वाली का एक साथ अपने को टोटल करके इनका ग्राफ बनाना है। आज क्लास में अपन यही क्लोज करते हैं।